स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे आरोह भाग 2 का काव्य खंड, जिसमें पहला हरिवंश राय बच्चन का काव्य खंड है आत्मपरिचय। उसको पूरा समझेंगे और उसका पूरा एमसीक्यू, जितना भी एमसीक्यू इससे रिलेटेड आ सकता है, जेएसएससी का जो टीचर सहायक आचार्य का एग्ज़ाम होने वाला जो 9 तारीख है, उसमें जितना भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आगे चल के जेटेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम हो, जिसमें अगर आरोह भाग 2 हिंदी पढ़ना है तो ये हरिवंश राय बच्चन का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। इस अध्याय से, इस जो कविता है, इस कविता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस कविता में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को दिखाएंगे, और उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, कवि से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद फिर कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय जान लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, तो ये हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनका जन्म कब हुआ था उसको देख लेते हैं। तो उनका जन्म जो है वो सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। और शिक्षा का बात करें तो एमए पीएचडी थे, और पीएचडी कहाँ से किए थे, तो क्वेश्चन आ सकता है कैम्ब्रिज से पीएचडी किए थे। और 1942 से 52 तक, यानी 10 साल तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहे। कब तक? 1942 से 52 तक, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तथा आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित भी रहे, और उसके बाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ हुए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे उसके बाद, ठीक है। तो ये इनका परिचय है। और इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना याद रखिएगा, एक मधुशाला सबसे पहले 1935 में आया था, फिर मधुबाला 1938 में, फिर मधु कलश 1938 में है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए 3 रचना, जिसमें मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, तीनों में मधु है, ठीक है। 1935 में, फिर मधुबाला 1938 में, फिर मधु कलश 1938 में। निशा निमंत्रण उसके बाद आया, फिर आकुल अंतर, फिर एकांत संगीत, मिलियामिनी, सतरंगिनी और नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ काव्य संग्रह है। टूटी फूटी जो कड़ियाँ है वो काव्य संग्रह है। ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि निम्न में से कौन बच्चन जी के काव्य संग्रह है, तो टूटी फूटी कड़ियाँ याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर आरती और अंगारे, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा है, याद रखिएगा आत्मकथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा, 10 द्वार से सोपान तक, भूलेगा क्या है ये, तो ये आत्मकथा है, ठीक है। और टूटी फूटी कड़ियाँ क्या है, काव्य संग्रह है। प्रवास की डायरी, ये क्या है, तो डायरी है, इसमें नाम ही आ रहा है प्रवास की डायरी, तो एक डायरी है। हैमलेट एक है उनकी रचना, फिर जनगीता है, फिर मैकबेथ है, ये अनुवाद है, ठीक है। मैकबेथ का अनुवाद है। उनका पूरा वाडम्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। उनका पूरा जो जीवन परिचय है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इनका निधन का बात करें तो 2003 में हुआ था, 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थे उनको लेकर। अब आते हैं सीधे आत्मपरिचय कविता में, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं बिताना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो आत्मपरिचय पर थोड़ा सा देख लेते हैं कविता कैसा है। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये कविता है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, देखिए, शब्दार्थ जग मतलब संसार, छूकर मन स्पर्श करना, और स्नेह सूरा मतलब प्रेम रूपी शराब, ठीक है। तो संसार में इसका व्याख्या है कि संसार में रहते हुए संसार के साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है, किंतु कवि कहते हैं यद्यपि मुझ पर संसार के लोगों का भार है, बोझ है, अर्थात एहसान है, भार मतलब बोझ नहीं, एहसान, ठीक है। संसार के लोगों का मुझ पर बहुत एहसान है, लोग बात बात पर मुझ पर हावी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं संसार के लोगों से प्यार करता हूँ। संसार के लोगों
ने अपने बोलों द्वारा यद्यपि मेरे हृदयी तारों को यानी दिल के झरों को झंकृत किया है, मतलब दिल को तोड़ा है संसार के लोगों ने भले ही मेरा दिल को, किंतु मैं अपने स्वरों में उनके प्रति प्रेम लिए फिरता, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उनके लिए प्रेम है। अर्थात संसार के लोग चाहे मेरी अपनी बातों से अवहेलना करें, किंतु मैं उनके प्रति भी अपने प्रेम पूर्ण स्वभाव रखता हूँ। यानी संसार के लोग भले ही हमें भला बुरा समझे, लेकिन फिर भी हम उनसे प्रेम पूर्ण स्वर करता हूँ, प्यार भरा बात करता हूँ। मैं सदैव प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ मतलब सबसे प्यार से पेश आता हूँ। मैं यह ध्यान नहीं करता कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। संसार तो उन्हीं लोगों को अधिक सम्मान देता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो अपना मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। संसार की परवाह छोड़ अपने मन के भावों को गीतों में अभिव्यक्त करता हूँ। ये पहला पंक्ति का कहना है। दूसरा उसके बाद का पंक्ति है, मैं नीज उर के उदागर लिए फिरता हूँ, मैं नीज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं नीज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता है, यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो शब्द देख लीजिए थोड़ा सा। उदागर मतलब भाव, और नीज मतलब अपने, और उर मतलब होता है हृदय, दिल को कहते हैं ना भाता माने अच्छा न लगना, और सपना माने कल्पना, और दहा माने जलना, और भव माने सागर, संसार रूपी सागर जिसको है ना, मौजो मतलब लहर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका व्याख्या हुआ, कवि कहते हैं, एक सेकेंड, कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में भावों को हूँ, कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में भावों को लिए घूमता हूँ। संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। मैं अपने हृदय में उन भावों की अभिव्यक्ति रूपी उपहार लिए हुए हूँ। यह संसार अपूर्ण है, नश्वर है, पूरा अधूरा है मतलब संसार। यहाँ के लोगों का लचीला व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ के लोगों का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने हृदय के कल्पनाओं का अपना ही संसार रखता हूँ, मैंने अपनी दुनिया, अपनी सपनों की दुनिया अपना बना के रखता हूँ। मैं अपने हृदय में भाव रूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूँ। मैं प्रत्येक परिस्थिति चाहे सुख आए या दुख, उसमें मस्त रहता हूँ। मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर संसार रूपी सागर की लहरों में मस्तीपूर्ण बहता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संसार के व्यवहार की परवाह ना करते हुए मैं अपने मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। संसार दुनिया क्या कहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अपना जिंदगी शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण बिताता हूँ। आगे का पंक्ति है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो इस पर कवि कहना चाहते हैं कि मुझ में युवावस्था माने जवानी जैसी मस्ती है, मुझ में अत्यधिक प्रेम के कारण उदासी है। अर्थात मैं संसार के लोगों से अत्यधिक प्रेम के कारण उनके दुखों से दुखी होकर शिथिल यानी बेचैन हो उठता हूँ। देखो जहाँ पे ज़्यादा प्रेम होगा वहीं पे ज़्यादा दुख होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रेम होगा तो थोड़ा सा भी अगला को दुख में देखोगे, बेचैन देखोगे तो खुद बेचैन हो उठोगे। तो वही कवि कहना चाहते हैं कि हम दुनिया के प्रेम में खुद दुखी रहता हूँ, बेचैन हो उठता हूँ। संसार के सामने हंसता हूँ किंतु अंदर से बेचैन रहता हूँ। यानी दुनिया के सामने तो हंस लेता हूँ लेकिन दिल अंदर से रोता है। मेरे अंदर लोगों की पीड़ा की याद है जो अभिव्यक्ति हेतु मचलती है। मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता कि मैं इस संसार की यादों को भुला देना चाहता हूँ। मैं इन संसार को जो याद है, दुनिया की जो ये बुरी याद है, जो दर्द देता है, उसे भुला देना चाहता हूँ। लेकिन संसार क्या यह बात जानता है? मैं उन यादों को भुलाकर भी नहीं भूल पाता, है ना।
उन यादों को भूलना चाहता हूँ पर भूल नहीं पाता। अर्थात अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग संसार में निवास करते हैं, लेकिन अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को नज़रअंदाज करते हैं तो वो मूर्ख है। यानी दुनिया है, दुनिया में गरीब अमीर सब किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग दुखी लोगों को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके दर्द को नहीं समझते, वो मूर्ख है। मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को नहीं भूल सकता। कवि कहते हैं कि मैं उनकी बेचैनी, उनकी पीड़ा को नहीं भूल सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि देखे हुए लोगों का दुख भुला दूँ, लेकिन असमर्थ हूँ। मैंने कोशिश करता हूँ कि जो दुख देखे हैं लोगों का, उन दुखों को भुला दूँ, पर हो नहीं पाता, क्योंकि लोगों का दुख मेरे हृदय को उद्वेलित कर रहा है। लोगों का दुख मेरे हृदय में हमेशा जगा हुआ है। अगला पंक्ति है, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं नीज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपों मैंने राजाओं का प्रसाद, राजाओं का महल, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मैं और संसार के लोग भिन्न हैं, अलग अलग हैं। संसार के लोग, मेरे व्यवहार व आचरण में तथा संसार के व्यवहार और आचरण में कोई संबंध नहीं। यानी हम और संसार का सोच विचार आचरण सब अलग है। मैं सदैव अपनी कल्पनाओं में खोया, भावों में डूबा रहता हूँ। मैं रोज अपनी कल्पना से अपने लिए संसार बनाता और मिटाता हूँ, अपना दुनिया खुद बनाता खुद मिटाता हूँ। संसार के लोग पृथ्वी पर रहते हुए धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मैं हर कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, उस धन दौलत को ठुकराता हूँ। अर्थात मुझे धन दौलत ऐश्वर्य की कोई परवाह नहीं। मेरी संपत्ति मेरे हृदय के भाव है, मेरे दिल का भाव है। मैं अपने रुदन में भी हास्य रखता हूँ, दर्द में भी खुशी रखता। अर्थात विपरीत परिस्थितियों का हंस कर सामना करता हूँ। मैं अपनी शीतल वाणी में भी आग यानी शक्ति रखता हूँ। अर्थात मेरे भावों की अभिव्यक्ति समाज निर्माण हेतु शक्ति का काम करती है। हाँ, जिस पर राजाओं के महल निछावर है, मैं उसी खंडहर का भाग लिए हुए। यानी जिस पर राजाओं का महल भी निछावर है, हम खंडहर में ही सही, लेकिन राजाओं का महल भी हम निछावर करें। अर्थात खंडहरों में निवास करने वाले गरीब लोग ही मेरी अभिव्यक्ति का विषय है। यानी राजा महाराजा का महल में रहने वाले लोग नहीं, खंडहर में निवास करने वाले गरीब लोग मेरे अभिव्यक्ति का विषय है। मैं उनके लिए जीता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने शब्द द्वारा संसार की बेचैन मानवता की पीड़ा का वर्णन किया, लेकिन संसार के लोगों ने उसे काव्य गीत माना। मैं संसार की पीड़ा को दिखाकर छटपटा उठा, मैं संसार की पीड़ा को देखकर छटपटा उठा। लोग उसे कविता का छंद मानते हैं। लोग मुझे कवि कहकर अपना रहे हैं। मेरे भाव की अभिव्यक्ति को कविता यानी गीत मानकर मुझे कवि कहते हैं, लेकिन मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ। मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूँ। मैं अपने हृदय में मादकता यानी कल्पनाओं की मस्ती, सपनों की दुनिया लिए फिरता हूँ। मैं भावों को सुनकर वो पढ़कर संसार के लोग खुश, मेरे भावों को सुनकर पढ़कर संसार के लोग खुशी से झूमते हैं। मुझे कवि समझ मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, वो मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं दुनिया की परवाह छोड़ सभी को मौज मस्ती पूर्ण जीवन यापन करने का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो ये था ये कविता आत्म परिचय, जिसको हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। जो उनकी जो रचना है निशा निमंत्रण, जो 1938 में आई थी, निशा निमंत्रण, इसमें संकलित है, इसमें है ये रचना। ठीक है, ये जो कविता है वो किस में है, किस रचना में है, किस किताब में है, तो निशा निमंत्रण में है। ठीक है, तो चलिए इस पर अब थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें कुल 5 पद है। ठीक है, और जो भी है इसमें आते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी चीज़ बता ही चुके क्या है उनका।
परिचय। अब आते हैं क्वेश्चन में फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इस दोहा जो है, ये जो कविता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, है ना। इलाहाबाद सब ऑप्शन है, लेकिन 1905, 6, 7, 8 है, तो 1907 याद रखिएगा, है ना। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो अभी बताए थे इनके बारे में, तो कैम्ब्रिज से, है ना। पीएचडी की उपाधि कैम्ब्रिज से प्राप्त की। हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कब तक प्राध्यापक रहे, कब तक वहाँ पढ़ाएँ अध्यापक रहे? तो 42 से 52 तक, 10 साल याद रखिएगा, 1942 से 52 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश जी किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? तो विदेश मंत्रालय, है ना, तब ये बताए थे विदेश मंत्रालय, सी नंबर ऑप्शन। हरिवंश जी को मधुशाला कब प्रकाशित हुई? इसका मधुशाला जो है, इनका मधुशाला जो था, उन कब प्रकाशित हुई थी? तो मधुशाला याद रखिएगा 1935 में, है ना। ये पहला इनका रचना था जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मधुबाला दूसरा था, हरिवंश राय बच्चन का मधुबाला, ये किस वर्ष? तो 1938 में, दूसरा वाला 1938 में प्रकाशित हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में कौन सा काव्य संग्रह बोले थे याद रखने का, काव्य संग्रह टूटी फूटी कड़िया, ये है काव्य संग्रह, ठीक है। और इनके आत्मकथा भी पूछ सकता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा कौन? तो ये 10 द्वार से सोपान तक, ये उनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरिवंश जी की रचनाएं हैं? कौन रचना है? तो निशा नियंत्रक ये है, आकुल अंतर ये है, एकांत संगीत ये भी है, यानी 9 नंबर का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आकुल अंतर, निशा नियंत्रण और एकांत संगीत, ये तीनों का तीनों इन्हीं की रचना है। निम्न में से कौन हरिवंश जी की रचनाएं हैं? तो मिलियन यामिनी ये भी है, संतर्गिनी ये भी है, आरती और अंगारी ये भी है, तीन में भी सभी हो जाएगा, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का निधन कब हुआ था? तो निधन याद रखिएगा 2003 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, है ना, तो मुंबई में बाद में आ गए थे ना, मुंबई। कवि बच्चन जी ने अपनी वाणी द्वारा मध्यवर्गीय बेचैन विकल मन को अभिव्यक्त कब किया था? तो मध्यवर्ग बेचैन विकल मन को अभिव्यक्त जो किया था, यो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में, है ना, दोनों युद्धों के बीच में, याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, दोनों महायुद्धों के बीच में। कवि बच्चन जी ने किस प्रकार के गैर शैली में अपनी बात को अभिव्यक्त किया था? तो छायावादी या ऐतिहासिक नहीं, सीधी सीधी जीवंत और संवेदनशील, इनकी बात एकदम सीधी सीधी जीवंत और संवेदनशील इनकी शैली थी, है ना, सी नंबर ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस मध्य वर्ग फारसी कवि के मस्तानेपन का दर्शन बच्चन की कविता में दिखाई देते हैं? तो अमीर खुसरो ने व शेख सादी मिर्ज़ा गालिब ने, उमर खयाम ये एक फारसी कवि थे, तो इनका जो दर्शन है वो बच्चन जी की कविता में दिखाई देता है, उमर खयाम याद रखिएगा। 15 बच्चन के अनुसार जीवन एक तरह का खाली स्थान है, तो एक तरह का 15 नंबर का क्वेश्चन मधुशाला, मधुबाला या मधुकलश, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मधुकलश है, ठीक है, मधुकलश। बच्चन के अनुसार यह दुनिया क्या है? पहला ऑप्शन है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या विलक्षण। तो कवि के अनुसार, बच्चन के अनुसार, है ना, मधुशाला है, यह दुनिया क्या है? मधुशाला है। बच्चन जी के अनुसार हमारी कल्पना प्याला है, मधुशाला है, ये सतरंगी है या शाकी है? तो याद रखिएगा शाकी है ना, हमारी कल्पना शाकी है कवि के अनुसार। बच्चन जी के अनुसार कविता क्या है? तो कविता एक प्याला है, बच्चन जी के अनुसार कविता क्या है? बी नंबर होगा, प्याला है ना। बच्चन जी के अनुसार कविता एक प्याला है, देख लीजिए यहाँ पे फिर से उसी का क्वेश्चन बनिए। कविता एक प्याला जिसमें खाली स्थान को ढालकर पाठक को पिलाया जाता है। तो क्या ढाल के इसमें पिलाया जाता है? कविता कैसा प्याला है? उसमें तो शराब नहीं पिलाया जाता है, प्रकृति, जीवन, तो दुख, सुख दुख या जीवन, इसमें से कुछ हो सकता है। तो क्या होगा? जीवन, है ना। कविता में अपने जीवन, पूरा जीवन को घोल कर पिलाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बच्चन जी के अनुसार कविता का हरेक खाली स्थान जीवन का भी हरेक घूंट है। तो हरेक कविता का हरेक भाग रस, घूंट या प्रकृति, तो कविता का बोले थे प्याला जैसा है ना, तो इसका घूंट होगा सी नंबर, ठीक है। तो हरेक घूंट, कविता का जो हरेक घूंट है वो जीवन का ही हरेक घूंट जैसा है।
बच्चन जी के अनुसार मनुष्य को पूरी तन्मयता से जीवन का खाली स्थान भरना चाहिए, घूंट भरना चाहिए, या मधुकलश मधुशाला, या तो घूंट भरना चाहिए जीवन का, है ना, पहला ऑप्शन सही होगा। बच्चन जी के अनुसार जीवन का घूंट हमें स्वीकार करना चाहिए। देखिए कोशिश करिएगा, जैसे क्वेश्चन पढ़े अपने से अपने मन में आंसर दे कि इस चारों में से कौन होगा, ठीक है। उसके बाद हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन अपने मन से कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि अब कितना तैयार है आप एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहज भाव से, है ना, सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए जीवन के घूंट को। बच्चन जी के ने एक के बहाने किससे इश्क करने की बात कही है, तो एक के बहाने अनेकों से, ना स्त्री से, ना प्रकृति से, या दुनिया से, किससे प्रेम करने की बात कही है, तो याद रखिए दुनिया से, है ना, डी नंबर ऑप्शन होगा। यानी किसी एक से नहीं, अनेक से नहीं, सिर्फ स्त्री से नहीं, सिर्फ प्रकृति से, पूरी दुनिया से प्रेम रख, ये कहना है। बच्चन जी के अनुसार चित्त की स्थिति किससे व्यंजित हुई है, कबीर के पदों से, सूफियों के काव्य से, स्त्रियों के सौंदर्य से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो स्त्रियों के सौंदर्य से चित्त की स्थिति किससे, स्त्रियों के सौंदर्य से व्यंजित हुई है। आजा बलम जी हमरे दुआरे, सगरी झगड़ा खत्म हो ही जाए, यह कौन सा दर्शन है। ये भी एक गीत है बच्चन जी का, तो ये कौन सा दर्शन है ये बताना है। तो ये कौन सा दर्शन है, कबीरपंथी है, सूफीवाद है, या हालावादी है, तो हालावादी दर्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन। बच्चन जी की कविता दुनिया में संघर्षों से खाली स्थान नहीं करता, संघर्षों से विमुख या मजबूती आत्महत्या क्या नहीं करता वो बताना है। तो संघर्षों से विमुख नहीं करता, ठीक है, उन्हें संघर्षों से भागता नहीं है। बच्चन जी की कविता में प्राप्त होती, क्या प्राप्त होती है, समत्व दर्शन, युगबोध, छायावाद, या इनमें से कोई नहीं, तो छायावाद प्राप्त होता है। बच्चन जी के आत्म परिचय के तहत मैं जग जीवन का क्या लिए फिरता हूँ, कविता याद रखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, क्या होगा 19 में, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, सी नंबर होगा। 30 नंबर क्या होगा, तो देखो मैं खाली स्थान का पान किया करता हूँ, तो मैं स्नेह सूरा पान किया करता हूँ, कविता में है मैं स्नेह सूरा पान किया करता हूँ, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर मैं जग जीवन का गान किया करता हूँ, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि क्या प्रकट करता है, तो दुनिया से द्विधात्मक संबंध, या दुनिया से द्वंद्वात्मक संबंध, दोहरा संबंध, तो दोनों सही है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। बच्चन जी के अनुसार संसार में रहते हुए संसार के साथ खाली स्थान की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है, यानी संसार में रह रहे हैं तो संसार में कौन सा स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है, अलगाव, बेचैनी, अकेलापन, या द्वंद्व यानी दो राय का, है ना, दोहरापन का उस स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बच्चन जी के अनुसार यद्यपि मुझ पर संसार के लोगों का भार है, अर्थात इसका मतलब क्या है, भार है मतलब एहसान है, ठीक है, संसार के लोगों का बहुत एहसान है हम पर, भार मतलब बोझ नहीं समझना है, यहाँ पे एहसान की बात हो रही है। बच्चन जी पर संसार के सभी लोग क्या करते हैं, तो अकेला छोड़ देते हैं, या फ़ायदा उठाते हैं, हावी हो जाते हैं, या आलोचना करते हैं तो हावी हो जाते हैं, ठीक है, हावी हो जाते हैं। इस कविता के अनुसार संसार के लोगों द्वारा बोली गई बातों से बच्चन जी का हृदय कैसा हो जाता है, तो खुश हो जाता है, दुखी हो जाता है, या झंकृत हो जाता है, तो कविता के अनुसार क्या हो जाएगा, झंकृत हो जाता है, सी नंबर, ठीक है। बच्चन जी कैसा शराब का पान करना चाहते हैं, तो स्त्री सौंदर्य का, गलत बात। प्रेम रूपी वासना क्या होगा, तो प्रेम रूपी शराब का पान करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, प्रेम रूपी, दूसरा नंबर। बच्चन जी के अनुसार लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मैं यह खाली स्थान ध्यान रखता हूँ, ध्यान नहीं रखता हूँ, बाद में बदला लेता हूँ, या क्या, तो लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करें उसका मैं ध्यान नहीं रखता, मैं अपना जीवन अपना सपनों की दुनिया में रहता हूँ, ठीक है, कवि का बच्चन जी के अनुसार। बच्चन जी संसार की परवाह छोड़ अपने मन के भावों को खाली स्थान में अभिव्यक्त करता है, तो काव्यों में, गीतों में, मधुशाला में, स्मरण में, किस में अभिव्यक्त करता है, तो गीतों में, है ना, अपनी गीतों में अपना दुनिया का प्रवाह छोड़कर अपना जो भाव है उसको गीतों में निरूपित कर देता है।
39 नंबर क्वेश्चन है, कविता मैं नीज खाली स्थान में उद्गार लिए फिरता हूँ। खाली स्थान को भरना है, तो मैं नीज दुख दर्द सुख दुख बेचैनी या डर, तो मैं नीज डर में उद्गार लिए फिरता हूँ। डी डर होगा, ठीक है। 39 का डी। 40 है, कविता यह है यह खाली स्थान संसार ना मुझको भाता। है यह अपूर्ण संसार, है ना, खाली स्थान को भरना है तो अपूर्ण संसार है यह अपूर्ण संसार मुझको ना भाता, यानी ये जो दुनिया है वो अधूरी, ये हमें नहीं भाता। कविता मैं खाली स्थान का संसार लिए फिरता हूँ। खाली स्थान को भरना है तो मैं दुखों का संसार लिए फिरता हूँ, या फिर अलगाव का या सपनों का, तो मैं क्या था, सपनों का, है ना, सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मैं जला हृदय में दाह करता हूँ। तो क्या दाह करता हूँ, अग्नि दाह करता हूँ हो जाएगा। 42 का बी नंबर, अग्नि दाह किया करता हूँ। मैं नीज डर खाली स्थान मस्त बहा करता हूँ। तो मैं नीज में बच्चन ने क्या शिक्षा दी थी, इस जो लाइन है इसमें बच्चन क्या शिक्षा दी है, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में ना घबराना और सुख दुख में मस्त रहना ना। विपरीत परिस्थिति मतलब कुछ गलत आपके साथ हो तो ना घबराओ और सुख दुख दोनों में मस्त रहो। तो दोनों तो सही लग रहा है, तो दोनों लगा देना है, सी नंबर ऑप्शन सही है। संसार के लोगों को देखकर बच्चन जी के मन विभिन्न खाली स्थान उत्पन्न होता है, जलन दुख भाव बेचैनी। तो क्या उत्पन्न हो सकता है, तो विभिन्न भाव उत्पन्न होता है, अलग अलग भाव उत्पन्न होता है। बच्चन जी के अनुसार संसार कैसा है, तो अपूर्ण है ना। बच्चन जी के अनुसार संसार, अच्छा अपूर्ण और नश्वर दोनों सही एक ही है, तो दोनों होगा, ठीक है, दोनों है। बच्चन जी अपने हृदय में क्या रखते हैं, नफरत नहीं जलन नहीं, कल्पनाओं का संसार लिए फिरते हैं, ठीक है। तो क्या लेते हैं, कल्पनाओं यानी सपनों का संसार, कल्पनाओं का संसार। बच्चन जी संसार रूपी सागर को अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर संसार रूपी सागर की लहरों में क्या करना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, डूबकर मरने की इच्छा रखते हैं, या फिर मस्तीपूर्ण बढ़ना चाहते हैं। तो मस्तीपूर्ण मस्त होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बच्चन जी संसार के व्यवहार को कि क्या करते हैं, तो संसार जो व्यवहार करता है बच्चन जी से उसको क्या करते हैं, तो उसका कोई परवाह क्रोध ध्यान नहीं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देते हैं या परवाह नहीं करते थे, या परवाह लिखा है खाली इसलिए ये सही नहीं होगा, ध्यान नहीं देते हैं ये सही होगा। बच्चन जी में आत्म परिचय में मैं खाली स्थान का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का, है ना, यानी जवानी का, यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कवि उन्मादों में क्या लिए फिरता है, तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता है, दुख दर्द को भी लिए फिरता है ना। 50 नंबर का डी नंबर होगा, अवसाद माने दुख दर्द। कवि संसार के लोगों से अत्यधिक प्रेम के कारण क्या हो गया, तो दुख से दुखी हो गया, है ना, संसार के दुखों से दुखी हो गया। तो यही सही ऑप्शन है, पहला नंबर। कवि संसार में सामने हंसता है लेकिन अंदर से क्या हो जाता है, तो अंदर से बेचैन हो जाता है। तो 52 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कवि क्या भूलना चाहता है, तो दुनिया को, संसार की यादों को भूलना चाहता है ना, पुरानी प्रेमिका को ना, संसार की यादों को भूलना चाहता है पर भूल नहीं पाता। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जो लोग संसार के दुखी लोगों के दुखों को नज़रअंदाज करता है, यानी दुखी लोगों के दुख को नहीं समझता, वो क्या है, तो वो मूर्ख है। अगला क्वेश्चन है, कवि देखे हुए लोगों का दुख भुला देने में असमर्थ क्यों है, क्योंकि उनका जो हृदय है वो हृदय उद्वेलित है। मैंने कहा जाए तो बहुत ही क्या बोलते उसको, इमोशन भाव। कवि के अनुसार संसार के लोग क्या है, तो कवि के अनुसार मैं और संसार लोग अलग अलग है, भिन्न है ना। कवि के व्यवहार व आचरण में तथा संसार के व्यवहार व आचरण आपस में क्या संबंध रखते हैं, तो आपस में दोनों का आचरण व्यवहार भिन्न है। तो सी नंबर ऑप्शन होगा। कवि रोज अपनी कल्पना से अपने लिए संसार को क्या करता है, तो बनाता है मिटाता है, अपना कल्पना अपने सपनों का संसार बनाता है फिर मिटाता है। तो दोनों सही होगा, ठीक है।
कवि की संपत्ति क्या है? कवि की संपत्ति क्या है? धन दौलत है, लोगों का प्यार है, या हृदय में भाव है, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि का जो संपत्ति है वो हृदय में भाव है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा। कवि अपने सदन में क्या रखता है? कवि अपने सदन में क्या रखता है? तो हास्य रखता है ना, हंसी खुशी रखता है। कवि के भाव की अभिव्यक्ति से क्या करता है? कवि के भावों की अभिव्यक्ति से क्या करता है? मन की पीड़ा कम करता है, या सुख दुख को व्यक्त करता है, या समाज निर्माण करता है? तो समाज निर्माण करता है। कवि के विषय की अभिव्यक्ति क्या है? मन की पीड़ा है। दूसरा ऑप्शन है राजाओं के महल है, या खंडहरों में निवास करने वाले गरीब है। तो कविता के अनुसार क्या है? खंडहरों में निवास करने वाले गरीब, सी ऑप्शन सही होगा। कवि ने अपने शब्दों द्वारा किसकी पीड़ा का वर्णन किया है? गरीबों का, अपनी बेचैनी का, हृदय के भावों का, या मानवता का? तो मानवता का है ना, मानवता का दर्द को दिखाना चाहा है अपने शब्दों में। कवि के मन में भाव को संसार वाले क्या मानते हैं? काव्य गीत मानते हैं, छंद मानते हैं, गीत मानते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? कवि के मन का जो भाव है उसी को लोग गीत समझ लेते हैं, काव्य गीत समझ लेते हैं, छंद समझ लेते हैं ना, तो उपरोक्त सभी होगा, डी नंबर ऑप्शन। कवि के मन भावों को सुनकर संसार के लोग क्या करते हैं? आत्मचेतना प्राप्त करते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुशी मिलती है, या इनमें से कोई नहीं? तो खुशी मिलती है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कवि में कविता के माध्यम से क्या संदेश चाहता है? कवि जो है कविता के माध्यम से क्या संदेश चाहता है? तो दुनिया की परवाह नहीं करना, ये भी कवि इस कविता में कहना चाहा है। मौज मस्ती करना, ये भी है। पूर्ण जीवन जीना, पूरी तरह जीवन जीना, सभी सब ऑप्शन सही है, मतलब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आत्म परिचय क्या है? तो आत्म परिचय डायरी है, न स्मरण, आत्मकथा, ना कविता है। क्या है ये? कविता है। कवि के अनुसार सबसे ज़्यादा कठिन क्या है? जीवन के संघर्षों से उलझना, सुख दुख का संगम, या अपने को जानना? सबसे बड़ा कठिन इस संसार में अपनों को जानना है, अपने को जानना है, अपने को, है ना, कौन है। कवि के अनुसार समाज के व्यक्ति का संबंध होता है मधुर, सुख दुख, खट्टा मीठा, या अलगाव? तो कवि के अनुसार मीठा, खट्टा मीठा दोनों तरह का संबंध होता है समाज में व्यक्ति का। कवि के अनुसार जग जीवन से क्या रहना संभव नहीं है? तो कवि के अनुसार जग जीवन से निरपेक्ष रहना, अलग रहना संभव नहीं है। कवि के अनुसार दुनिया मनुष्य को क्या देती है? तो व्यंग्यबान, शासन प्रशासन के कष्ट, या फिर अलगाव, या उपरोक्त सभी? तो सब कुछ देते हैं मनुष्य। दुनिया मनुष्य को क्या क्या देती है? तो व्यंग्यबान, शासन प्रशासन का कष्ट भी, अलगाव भी, सब कुछ है ना, तो सभी होगा। कवि के अनुसार दुनिया से मेरा संबंध है मधुर, प्रतिकहल, नफरत, या कोई नहीं? तो दुनिया से जो संबंध है प्रतिकहल है, प्रीतिकहल है, प्रीतिकला है ना। कवि का जीवन किसका सामंजस्य को प्रादेशित करता है? तो उन्मादों के अवसाद, रोदन में राग, शीतलन वाणी में आग, उपरोक्त सभी? सभी से ये है ना, उपरोक्त सभी। कवि विरोध समूलक साधते साधते क्या बन गया है? बेदुखी, बेखुदी बन गया, मस्तीपन बन गया, दीवानगी? तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन सकता है दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ? किसका मंचन है? फिराक, गोरखपुर, निराला, बच्चन, या कोई नहीं? तो बच्चन जी के काव्य में पढ़ रहे हैं इसको, तो बच्चन जी का ही ये है ना। तो याद रखिएगा, ये दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। किनका ये मंचन है? तो बच्चन जी का है ना। दुनिया से गुजरा हूँ, खाली स्थान, ये जो लाइन है, इस गीत किस गीत काव्य का प्राण है? तो ये किस गीत काव्य का प्राण है, मतलब किस गीत का ये लाइन है? तो ये है छायावादोत्तर, है ना, छायावादोत्तर कहा जाता है। कवि किसी यूटोपिया की तलाश में किसे ठुकरा रहा है? परिवार को, दुनिया को, दुख को, जीवन को? तो दुनिया को ठुकरा रहा है, दुनिया को। कवि दूर टिमटिमाते तारे की अबुझ रहस्यात्मक से लाहा लोट करता है, क्योंकि प्रतिकहल का वितान
विरोधाभासों का विग्रह, या दोनों के कारण, या कोई नहीं। तो 38 में ये दोनों के कारण हो जाएगा, है ना, सी नंबर ऑप्शन। साहित्यकार का कार्य है, साहित्यकार जो होते हैं उनका क्या कार्य है, तो संसार को सुधारना। दूसरा ऑप्शन है साहित्य रचना कर भार वहन करना, साहित्य रचना कर भार वहन, साहित्य की उपादेयता या आलोचकों की परवाह ना करना। तो सभी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ खाली स्थान भी रहते हैं, क्या रहते हैं, मूर्ख, चिड़िया, अमीर, गरीब। तो जहाँ पे दाना रहते हैं वहाँ गरीब भी रहते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कवि की शीतल वाणी में क्या है, नफरत, जलन, गुस्सा, आग। तो कवि का जो शीतल वाणी है इसमें आग है। आग कौन सा आग, ये जलने वाला आग नहीं, शक्ति वाला आग, है ना। कवि की शीतल वाणी में अग्नि है, यानी आग है, ये अग्नि कैसा है, तो शक्ति वाला, सी ऑप्शन। कवि की अभिव्यक्ति समाज के लिए क्या कार्य करती है, तो परिवर्तन, क्रांति, या दोनों। तो दोनों काम करती है, परिवर्तन और क्रांति भी लाती है। कवि के अनुसार तलवार से ज़्यादा शक्ति किस में होती है, तो तलवार से ज़्यादा कलम में शक्ति होती है। निम्न शब्दार्थ में असंगत को चुनिए, कौन असंगत है उसको चुनना है। तो जग माने पीने वाला जग, पात्र, ये तो गलत बात है। ठीक है। जग माने दुनिया का बात हो रहा है, तो यहाँ पीने वाला पानी का नहीं, है ना, जग पीने वाला जो जग होता है उसका नहीं। अछू माने स्पर्श, ठीक है। स्नेह माने प्रेम, ठीक है। उदागर माने भाव, ठीक है, लेकिन पहला गलत है, तो पहला ऑप्शन सही है। निम्न शब्दार्थ में असंगत, इसमें भी असंगत, जो उटपटांग, निज मतलब अपना, और उर माने दूसरा, ये गलत बात, ये दूसरा असंगत है। निम्न इसमें भी असंगत को चुनना है। तो दहा माने बहना, दहा माने बहना होता है ना, ये गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत है। निम्न शब्दार्थों में असंगत को चुनना है, इसमें भी असंगत को चुनिए। तो उन्मादो यानी अत्यधिक प्रेम की सनक, अवसाद माने दुख से उत्पन्न उदासी, ये भी इसी के भीतर माने अंदर। मूढ़ माने समझदार, ये गलत है, मूढ़ माने समझदार नहीं होता है। निम्न शब्दार्थों में असंगत, फिर से असंगत, जोड़ा करना माने इकट्ठा करना, और वैभव माने धन दौलत, रोदन माने रोना, बूंदो माने गरीब, ये गलत है, चौथा ऑप्शन है ना। निम्न इसमें भी असंगत हटना है। लास्ट क्वेश्चन है प्रसाद, एक प्रकार का भोजन, सही है। राग माने गीत, ये अच्छा प्रसाद, प्रासाद है, प्रासाद, प्रसाद रहता तो एक प्रकार का भोजन ठीक था, लेकिन प्रासाद है तो ये गलत है ना, पहला नंबर, दुख होता है इसका मतलब। तो ये था 90 MCQ हरिवंश राय बच्चन जी का कविता आत्म परिचय से लिया हुआ। उनके जो हरिवंश राय बच्चन जी उनके परिचय से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड उनके ये जो कविता था उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट जो इनका एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।